प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनाई और सिंगापुर यात्रा सुर्खियों में है। दोनों देशों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जब हम किसी समृद्ध देश में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से कुछ न कुछ सीख कर जरूर आते हैं। ब्रुनाई और सिंगापुर ने तरक्की के नए पैमाने गढ़े हैं। 50 साल से भी कम समय में इन दोनों देशों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद इन दोनों से क्या सीख सकता है भारत? आइए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक देश ब्रुनाई में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ब्रुनाई की जनता और राजा ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर बसे इस्लामिक देश ब्रुनाई में सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा देश मोदी के स्वागत में उमड़ पड़ा। ब्रुनाई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। अब तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनाई के दौरे पर नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनाई पहुंचे तो इस देश के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ब्रुनाई के सुल्तान के साथ भारत ने कई अहम समझौते भी किए हैं। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, वो साल था 1984 का, जब ब्रुनाई अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, जबकि भारत 1947 में। 1984 में हसनल बोल्किया ने ब्रुनाई की सत्ता संभाली। वो सुल्तान होने के साथ साथ ब्रुनाई के प्रधानमंत्री भी हैं। फिलहाल वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ब्रुनाई में अकूत तेल संपदा है। भारत भी ब्रुनाई से तेल आयात करता है। जहाँ तक ब्रुनाई से सीखने की बात है तो सबसे पहले चर्चा प्रति व्यक्ति आय की। तेल के निर्यात ने ब्रुनाई को दुनिया के टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शामिल करा दिया है। ब्रुनाई में 2023 में प्रति व्यक्ति आय $29,133 यानी करीब 24.46 लाख रुपए हैं, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,239 यानी करीब 1,87,000 रुपए है। ब्रुनाई की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से छोटा सा देश ब्रुनाई दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ब्रुनाई को इसकी टैक्स पॉलिसी और गोपनीय कानूनों की वजह से टैक्स हेवन कहा जाता है। इसकी वजह से व्यापारी और निवेशक ब्रुनाई की तरफ आकर्षित होते हैं। ब्रुनाई में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरी तरफ यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी सिर्फ 18.5% लगता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में शामिल कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती है। ब्रुनाई में निवेश से होने वाले लाभ और विरासत पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ब्रुनाई में करेंसी एक्सचेंज को मॉनिटर नहीं किया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो अपने देश में टैक्स की प्रक्रिया काफी जटिल मानी जाती है। पर्सनल इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों की दरें यहाँ काफी ऊंची हैं। टैक्स लिए बगैर ब्रुनाई अपने देश के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा कैसे मुहैया करा रहा है, इस पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत काफी कुछ सीख सकता है। किसी से कोई अच्छी बात सीखने में कोई बुराई नहीं। हालांकि ये दलील दी जा सकती है कि ब्रुनाई में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ की आबादी भी बहुत कम है। ब्रुनाई में सुल्तान का शासन चलता है। वहाँ के सुल्तान अपने शौक, शान और अमीरी की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक ब्रुनाई के सुल्तान बोल्किया की कुल संपत्ति $28 बिलियन यानी 2,35,000 करोड़ रुपए है। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का महल बनवाया। इस महल में 800 कारों को रखने के लिए एक गराज है। महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। 20 लाख वर्ग फीट में फैला ये महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। कहते हैं सुल्तान बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर प्लेन से बुलाए जाते हैं। सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा है। हमें किसी की रईसी से क्या गिला, लेकिन अगर अपने संसाधनों से होने वाली कमाई को कई जगह इन्वेस्ट करने, तेल के अलावा आय के नए स्रोत तलाशने और टैक्सेशन यानी कर प्रणाली को दुरुस्त रखने जैसी चीजें ब्रुनाई से सीख ली जाए
तो इसमें भला क्या गुरेज है। अब बात सिंगापुर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो गए। इसके बीच उन्होंने ढोल भी बजाया। प्रधानमंत्री मोदी को सिंगापुर से खास लगाव रहा है। पिछले 10 साल में उनका ये छठा सिंगापुर दौरा है। भारत और सिंगापुर के बीच इस बार भी सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा और परिवहन क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। सिंगापुर भारत का अहम सहयोगी है। दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सीना तान कर खड़ा रहता है सिंगापुर। रणनीति के लिहाज से सिंगापुर बेहद अहम है, तो इस देश से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। करीब 735 वर्ग किलोमीटर में फैले 56 लाख आबादी वाले सिंगापुर की ये चमचमाती गगनचुंबी इमारतें इसकी तरक्की की कहानी कहती हैं। लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा बनने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर स्वतंत्र देश बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जापान के कब्जे में था, फिर ब्रिटेन के। 1965 में सिंगापुर स्वतंत्र देश बना तो ये भूख और बेरोजगारी से जूझ रहा था। 1980 के दशक तक यहाँ भारी बेरोजगारी थी, लेकिन यहाँ के शासकों ने अपनी ताकत और संसाधन पहचाने। सिंगापुर पोर्ट इस देश की ताकत बना। यहाँ उसने दुनिया भर के मालवाहक जहाजों को विश्राम स्थल के तौर पर विकसित किया। भारत, चीन, मलेशिया जैसे आसपास के देशों से सस्ता श्रम इसमें मददगार बना और सिंगापुर पोर्ट ने इस देश की तस्वीर बदल दी। 1990 के दशक तक सिंगापुर पोर्ट यूरोप और एशिया के लिए व्यापार का गेटवे बन गया। आज पूरे यूरोप का आधे से ज्यादा कारोबार इसी पोर्ट के जरिए होता है। सिंगापुर ने अपनी ताकत पहचानी, बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ाया और इसका नतीजा ये है कि आज दुनिया की कोई बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका दफ्तर सिंगापुर में ना हो। सिंगापुर की आर्थिक नीतियों का असर हुआ। 1990 तक बेरोजगारी की दर 3 तक गिर गई और जीडीपी में 1999 तक करीब 8 की औसत दर से वृद्धि हुई। आज सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी और प्रति व्यक्ति वाले देशों में शामिल है। भारत भी इस समय बेरोजगारी और उत्पादन संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में सिंगापुर की नीतियों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो सिंगापुर हमारा बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी है। सिंगापुर के साथ भारत का रक्षा सहयोग हमारी पहुंच को दक्षिण चीन सागर तक बढ़ाता है। चीन का अधिकांश कारोबार मलक्का स्ट्रेट से होता है। ये जल मार्ग भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और सिंगापुर की दोस्ती चीन की यही दुखती रग है। मलक्का जल डमरू मध्य पर चीन की गर्दन दबी रहती है। इसलिए समझा जा सकता है भारत और चीन दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है सिंगापुर को साधे रखना। खैर, इस वीडियो के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि सिंगापुर और ब्रुनाई से क्या सीख सकता है भारत। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।